बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सुई गैस मुलाजमीन का तनख्वाहें ना बढ़ने पर पारा हाई हो गया है। हजारों मुलाजमीन सुई गैस हेड ऑफिस के बाहर धरना देकर बैठ गए। मुजाहिरीन की जानिब से सुई गैस हुकाम के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बताएं कि सुई गैस मुलाजमीन का तनख्वाहें ना बढ़ने पर पारा हाई हो गया। हज़ारों मुलाजमीन सुई गैस हेड ऑफिस के बाहर धरना देकर बैठ गए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से सुई गैस हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मुजाहिरीन ने इंतज़ामिया को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा कब से यह एहतजाज जारी है, कोई मुतालबात सुनने के लिए आया है इनके? जी देखिए, इस वक्त मैं सुई सदरन गैस कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और हेड ऑफिस के मेन गेट पर हज़ारों की तादाद में सिंध और बलूचिस्तान के मुलाजमीन का इस वक्त धरना जारी है। ये आज सुबह से ये लोग यहाँ पे जमा हुए थे और इनका एहतजाज जारी है और कहा यह जा रहा है कि जब तक चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल नहीं होगा ये एहतजाज जारी रहेगा। इनके 4-5 बड़े मुतालबात हैं। ख़ास तौर पे चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर नहीं किया जा रहा, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, इनका जो मेडिकल का मसला है उसको महदूद कर दिया गया है, 3 साल का लीव इनकेशमेंट की अदायगी की ये बात कर रहे हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा। पार्लियामानी कमेटी और दीगर कई मुतालबात हैं। इन तमाम मुतालबात पे इनका आज धरना जारी है और इन लोगों का ये कहना है। मैं मज़ीद बात आपकी करा देता हूँ क्योंकि CBA के सदर जिन्होंने मुज़ाकरात भी किए और मुज़ाकरात कामयाब भी इनके नहीं हुए, अब ये फर्दर क्या चाह रहे हैं। नदीम खान हैं सुई गैस एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA के सदर। नदीम साहब, बुनियादी मसला क्या है? कुछ मसाइल तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या हुकूमत का जो अमल है या हुकूमत का जो रवैया है या इंतज़ामिया का, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के तवज्जुह से 24 के मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध लेबर ब्यूरो के सदर जनाब जुनैदी साहब और जनरल सेक्रेटरी फयाज शाह साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी हिमायत की और आज यहाँ मज़दूरों के बीच में आके बैठे हुए हैं। मसला सारा ये है कि आज 2023 में यहाँ मज़दूर 2016 की तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। इसके निस्बत यहाँ पे तीन दफ़ा अफसरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई, यानी एक इदारे में 2 कानून चल रहे हैं, वर्करों के लिए अलग और अफसरों के लिए अलग। जब हम अपनी डिमांडों की बातें करते हैं तो ये कहते हैं कि जी इदारा खसारे में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अमल दखल कोई नहीं है। अगर होता तो हम कहते हैं कि हमारी हुकूमत है, चलो ठीक है जी हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आज जो महंगाई का जो चल रही है, यहाँ हमने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। अब मुझे बताएं, पूरे महीने का राशन तक नहीं ले सकते हैं। बातचीत का अमल हुआ? बातचीत का अमल नहीं है और मैं आपकी मीडिया के हवाले से इनको कहता हूँ कि आए मैनेजमेंट नीचे अपनी टीम भेजे जो हमसे मुज़ाकरात करे ताकि ये लोग भी अपने घरों को जाए, और अगर ये नहीं करी तो फिर हम यहाँ बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मुज़ाकराती जो कमेटी है वो बेख्तियार है? उनके पास जो भी है उनके पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार किसके पास है ये हमें भी नहीं पता चला। मैंने हमेशा मीटिंग के अंदर मैंने कहा कि आपके पास इख्तियारात है तो हमसे बात करो, और अगर नहीं है जिसके पास है हमें उसके पास ले चलो। नदीम खान थे ये। मैं आपको थोड़ा सा मंजर दिखा दूं, आप ये देख सकते हैं इस कोने से लेके हेड ऑफिस के उस कोने तक हज़ारों की तादाद में ये मज़दूर यहाँ पे धरना दिए बैठे हुए हैं। सुई सदरन गैस कंपनी के ये मुलाजमीन हैं। मारूफ मज़दूर रहनमा हबीब जुनैदी साहब, ये बुज़ुर्ग रहनमा भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। हबीब साहब, आपने इनके मुतालबात की हिमायत की और ये इंतज़ामिया की बेहसी और बेकसी क्यों है? देखिए, यहाँ पर पहली बात तो ये बहुत खुशाइंद है कि उमूमन इदारों में मुख्तलिफ यूनियंस होती हैं, कई यूनियंस होती हैं और कोई एक यूनियन जो है CBA होती है जो मसाइल को उठाती है। यहाँ भी एक CBA यूनियन है, लेकिन इसके साथ ही जो इनकी मुखालिफ यूनियन है, इन सब यूनियंस ने मिल के एक महाज कायम किया है, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। ये बहुत कम होता है, सियासत में भी बहुत कम होता है और आप जानते हैं कि ट्रेड यूनियन तहरीक में भी कम होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुई सदरन गैस कंपनी के मुलाजमीन मुत्तहिद हैं, डिवाइडेड नहीं हैं। मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पे होने के बावजूद एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा है। ये एक पूरे मुल्क के मजदूरों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जो है सुई सदरन गैस कंपनी के मुलाजमीन ने दिया है। दूसरी बात यह है कि इनके इश्यूज़ क्या हैं। इनका कोई नया मसला नहीं है। हम ये देखते हैं कि ममलकत पाकिस्तान में हर साल बजट के मौके के ऊपर सरकारी मुलाजमीन
پروونشل ملازمین، مرکزی ملازمین، وفاقی ملازمین، ان کی تنخواہیں کچھ نہ کچھ بڑھائی جاتی ہے۔ یہ سیکریٹری بھی موجود ہیں ان کے CBA کے. آپ یہ دھرنا آج کا صرف ہے یا کیا پلان ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ سر یہ جو ہے نا، یہ ہماری جو آج یہ سارے مزدور جو فیصلہ کریں گے اس پہ ہم جو ہے نا لیں گے. اس کو ہم جنرل باڈی بولتے ہیں. اس جنرل باڈی میں جو قرارداد منظور ہوگی اس کے تحت ہم چلیں گے. ویسے ارادے کیا ہیں؟ ہم اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے بیٹھے ہیں. اگر مینجمنٹ مان جاتی ہے تو ہم ختم کریں گے. آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک بیٹھے رہیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلند بالا عمارت ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کی، اور کئی فلورز ہیں. یہاں افسران کی ایک بڑی بہت بھرمار ہے. سینکڑوں کی تعداد میں افسران اس عمارت میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں اپنے ہی ادارے کے ملازمین سے ملنے کے لیے کوئی بھی افسر تیار نہیں ہے جو آ کر یہاں پر بات کر سکے یا ان کے مطالبات سن سکے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھرنا جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے جاری رہے گا. جی عادل جمالی ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. جامعہ کراچی کے اساتذہ کی جانب سے سلیکشن بورڈ کا اجلاس منعقد نہ ہونے پر احتجاج کیا جا رہا ہے. صدر انجمن اساتذہ صالحہ رحمان نے کہتی ہیں کہ سندھ کی سب سے بڑی جامعہ کا مستقبل پھر اندھیرے میں ہے. تفصیلات جانیں گے. سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر بتائیے گا. بالکل جامعہ کراچی جو کہ صوبہ سندھ کی سب سے بڑی جامعہ ہے، اور جامعہ کراچی میں آج انجمن اساتذہ کی جانب سے اساتذہ کرام نے احتجاج جو ہے ریکارڈ کروایا ہے. اس وقت میرے ساتھ براہ راست صدر انجمن اساتذہ صالحہ رحمانی صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان کے آگے کا لائے عمل کیا ہوگا انہی کے زبانی جان لیتے ہیں. صالح صاحب، احتجاج ریکارڈ کیا، ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی آپ کے اس معاملے پہ؟ منڈے والے دن میری ملاقات ہوئی تھی وائس چانسلر سے، اور انہوں نے دوبارہ سے سیکٹری یونیورسٹیز اور بورڈز کو لیٹر لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو 2 نومبر کو لیٹر لکھا تھا، آپ نے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی. لیکن مجھے ابھی تک اس کی اپڈیٹ نہیں ملی کہ پھر ان کی طرف سے کیا جواب آئے ہیں. یہ تو پتہ چلا ہے کہ بات وغیرہ چل رہی ہے، لیکن کیا ہوا ہے، کیا پیش رفت ہے، وہ مجھے نہیں معلوم. فرمائیے گا کہ پہلے جب عراقی صاحب جو ہیں ٹیمپریری تھے، قائم مقام تھے، تو ان کے پاس اختیارات تھے، لیکن آج جب وہ پرماننٹ ہو چکے ہیں تو ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے. تو آپ کی نظر میں وائس چانسلر جو ہے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے اگر ان کے پاس اختیارات آ جائیں، اور یہ معاملہ اب کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ جب انہوں نے جنوری 2022 میں سلیکشن بورڈ کروایا تھا، اس وہ قائم مقام تھے، اور اس سلیکشن بورڈ میں ہمارے سیکٹری یونیورسٹیز اور بورڈ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر کے چلے گئے تھے. اور اس سارے پروسیس کے بعد انہوں نے کئی دفعہ ان کو کیا ہے، لیکن ہم سب ٹیچرز کی اپنے وائس چانسلر سے بہت امید ہے کہ بھی ان چیزوں کو لائن اپ کریں. ہمیں فائنینشیل مسائل بھی چل رہے ہیں، اور ہمارا جو بنیادی حق ہے کہ ہماری پروموشنز ہوں وہ بھی رک گئی ہیں. تو ہماری خواہش کے علاوہ ہمارا رائٹ ہے کہ وہ چیزوں کو کریں گے. اور جو میری ان سے بات ہوئی تھی، چاہے ہم سسٹم کو نہ بھی چینج کریں، جس طرح ہو رہے ہیں کہ ہم لیکچر اسسٹنٹ کے سٹارٹ کریں. کل بھی ممبر سنڈیکیٹ محسن نے یہ بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہے، جب ہمارا ایڈ آیا اس وقت ہمیں کوئی اجازت نہیں لینی تھی، تو اگر لینی بھی تھی تو اس کو اب اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ لینی چاہیے، ہمیں آ جانی چاہیے. کب تک ہم لنگر آن کریں؟ چاہے وہ سیکٹری یونیورسٹیز اور بورڈ کا قصور ہے یا ایڈمنسٹریشن کا، سب سے زیادہ جو افیکٹیز ہیں وہ ٹیچرز ہیں. تو کب تک ہم ان چیزوں کو، آپ کو انفلیشن ریٹ یونیورسٹی کے علاوہ ملک کے مسائل پتہ ہے کہ ہر چیز مہنگائی اتنی ہوتی جا رہی ہے، تو ہم کب تک اس کو بھگتے ہیں؟ اس چیز کو دیکھا جائے گا، ملک کی مہنگائی ہم سب کے سامنے ہے، اور انجمن اساتذہ کے یہ حقوق جو ہیں اس کے بعد تکمیل کو تک پہنچانے کے لیے جو ہے یہ جدوجہد جو ہے جاری وہ ساری رہے گی. اگر میرے کیمرہ مین اجلان بھی اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کر کے دکھا سکیں کہ اس وقت بھی انجمن اساتذہ یہاں پر جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ صالحہ رحمانی صاحبہ نے فرمایا کہ وائس چانسلر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، تاہم جو حتمی فیصلہ ہوگا فروری کو سنایا جائے گا. اس کے بعد جو ہے آگے کے لائے عمل سے بھی میڈیا کے ذریعے جو ہے بتا دیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ گلستان جوہر چورنگی پر فلائی اوور اور انڈر پاس کے منصوبے کا تعمیراتی کام جاری ہے. فلائی اوور اور انڈر پاس کی تعمیر سے ہزاروں شہری استفادہ حاصل کریں گے. تفصیلات بتائیں گی عادیہ ناز.
जी बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर में फ्लाई ओवर और अंडरपास की तामीराती काम जो है वो जारी है और ये काम जो है इसको शुरू हुए अब 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ है। मेरे बैक पर आप मंजर मुलाहिजा कर सकते होंगे, कैमरामैन फरहान आपको ज़रा दिखा दें। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लाई ओवर है जिसकी तामीर का काम जो है वो जारी है। जौहर मोड़ से ये होता हुआ सीधा यहाँ आ रहा है और ये नीचे जाएगा कामरान चौरंगी तक। तो ये अंडरपास और फ्लाई ओवर का तामीराती काम जो है वज़ीर आला की मंजूरी के बाद किया गया था। शहरियों को यहाँ पर अमूमन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना था, जिसको कंट्रोल करने के लिए इस मंसूबे का आगाज़ किया गया। इस मंसूबे पर तकरीबन 2 अरब 4 करोड़ और 63 लाख रुपए की लागत जो है वो आएगी और इसका तखमीना लगाया गया है कि इतने रुपए में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे गुलिस्तान जौहर के रिहायशी जो है वो इस्तेफ़ादा करेंगे। सिर्फ गुलिस्तान जौहर के रिहायशी नहीं, बल्कि वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, कराची के, जौहर से कामरान चौरंगी जाना चाहते हैं, समामा जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट साइड पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन मंसूबा है। इब्तदाई तौर पर जब कोई काम किया जाता है मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन मुश्किलात के बाद ही आसानियाँ आती हैं। और जब ये मंसूबा अभी तो डेफिनेटली सुबह के वक्त में ख़ास तौर पर और शाम के वक्त में जो है वो यहाँ पर रश देखने को मिलता है, क्योंकि मुतबादिल रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा है। राइट साइड पर अगर आप एक मंज़र मुलाहिज़ा कर लें तो आप देख सकते हैं ये सर्विस रोड है, जहाँ से हैवी ट्रैफिक जो है, मतलब जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आती हैं, क्योंकि यहाँ से बीच से आने का रास्ता जो है वो बंद किया गया है। आम दिनों में यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता था, ये तो फिर मामूल से हटकर जो है वो काम है। तो यहाँ से गुजरकर समामा की जानिब जाने के लिए लोगों को जो है वो लंबी कतारों में लगना पड़ता है। अभी तो वक्ती तौर पर मुश्किलात है, लेकिन जैसे ये मंसूबा जो है मुकम्मल है तो डेफिनेटली यही शहरी जो है वो इससे इस्तेफादा करेंगे। जी, अदालती अहकामात के बाद अलासिफ के एतराफ़ में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस का ऑपरेशन ताहाल जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। तफसीलात बताएंगे इम्तियाज़ अली। मैं इस वक्त अलासिफ स्क्वायर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर अदालती अहकामात के बाद इंक्रोचमेंट पुलिस, ज़िला पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया और KDA समेत दीगर इदारे जो हैं वो मिलकर इंक्रोचमेंट को यहाँ से हटा रहे हैं। ऑपरेशन इस वक्त अलासिफ के अतराफ़ में जारी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इंक्रोचमेंट के इंचार्ज हैं अहमद नकवी मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई, बताइएगा कब से ऑपरेशन शुरू है और ये क्या बनना है? इस पर तजावज़ात हटेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा? गुज़िश्ता 1.5 माह पहले भी इन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे ऑपरेशन किया गया था। इनको पाबंद किया गया है मुत्तहिद दफ़ा के ये रोड बनेगा। इधर KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टाफ मौजूद है। 1 किलोमीटर का ये रोड है, जो इसको रोड की तामीर के लिए यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, लेकिन दुश्वारी इस वजह से आ रही थी कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट मौजूद है, यहाँ पे इलीगल दुकानें बनी हैं, जिसके लिए पहले भी ऑपरेशन किया था और आज भी मौजूद है। इंशाल्लाह आज वागुजार कराएंगे इसको कंप्लीट। कितनी नफरी है और कौन कौन से और इदारे हैं जो आपके साथ मिलकर ये ऑपरेशन कर रहे हैं? 150 जवान हैं एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के। डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, SHO साहब मौजूद हैं, DSP साहब मौजूद हैं, SSP साहब भी हैं यहाँ पे, और KDA का स्टाफ है तमाम। एडिशनल डायरेक्टर स्टेट एनफोर्समेंट KDA मौजूद हैं। उनकी मतलब सुपरविजन में जो है ना ये इंक्रोचमेंट का जो है ना रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, अहमद की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि KDA और समेत दीगर इदारे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं। अदालती अहकामात के बाद यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर रोड बनना है, 1 किलोमीटर से ज़ायद का ये रकबा है जिस पर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो है वो कायम की गई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ है और ये काफ़ी दिन तक जारी रहेगा। जी, महमूदाबाद अशरफ कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गुज़श्ता 2 माह से रहायशी इलाके में सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने इलाका मकीनों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। मज़ीद बताएंगी नमरा रियासत। महमूदाबाद नंबर 2 अशरफ कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ सीवरेज का नाकिस निज़ाम होने के बायस जो सड़क है वो सीवरेज के पानी में डूब चुकी है और कई अरसे से इस जगह की हालत है और ये रिहायशी इलाका है। मेरे साथ यहाँ के कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम इस हवाले से उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये हालत है? मैडम 2 महीने से तकरीबन बंद है। सबको परेशानी, ट्रैफिक का मसला है, बाल बच्चों को परेशानी है, स्कूल जाने में तंगी है, परेशानी है, लिहाजा इसको हल होना चाहिए। मेहरबानी आगे इसकी रिपोर्ट करें कुछ। मुझे बताएं, यहाँ तो इतनी बदबू है, 2 महीने से आपके मुताबिक ये सड़क की हालत है, तो आप लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से रुजू करने की कोशिश? हुकाम से बार कह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, पानी निकाल के चली जाती है यहाँ से, कोई पुरसा हाल नहीं। उसके बाद पानी भर के जाती है, रात को फिर पानी निकल आता है यहाँ पर। आप बताइएगा किन मसाइल का सामना है आपको? मसला ये है कि दुकानदारों को भी वो ज़हमत पहुँच रही है, आवाम को भी पहुँच रही है। 2-2.5 महीने हो गए, अब सबको परेशानी है। वो गाड़ी आती है, ट्रक खाली करते हैं और चले आते हैं। कल भी गाड़ी आई भी थी 3-4।
बिल्कुल जी, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, ट्रक गुजरते हैं जो फंस जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं वो पैदल चलने वाले अफराद और दुकानें हैं, यहाँ पे कारोबारी हजरात हैं, उनके कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। जी, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 दस्तगीर का माजी का खूबसूरत अलहमरा पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। पार्क में बच्चों के झूले, फाउंटेन, दरवाजे और ग्रिल गायब हो गई हैं। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। अलहमरा पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। माजी का खूबसूरत तरीन ये पार्क इस वक्त उजड़ा हुआ है और इसके उजड़ने का जो सिलसिला है बताया जाता है कि 5 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन इंतज़ामिया की तवज्जो इस जानिब नहीं हुई है। मेरे कैमरामैन गुलफाम शेख आपको दिखाएंगे कि इसकी जो मरकज़ी गेट था और दीवारें थीं वो तक नोच दी गई हैं। इसके बिल्कुल एन सामने मोहम्मद अली जौहर पार्क है और बताया ये जाता है कि ये तमाम जो इसका गेट है और इसकी ग्रिल है यहाँ से उखाड़ कर उस पार्क में लगा दी गई हैं ताकि वो पार्क जो है वो हरा भरा हो सके। और उसका साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से इफ्तिताह भी कराया गया, लेकिन इस पार्क की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी था, झूले वगैरह नस्ब थे, खूबसूरत फाउंटेन था और इसके साथ साथ हरियाली भी मौजूद थी और यहाँ पे एक आरओ प्लांट भी लगा हुआ था जिससे आवाम जो है वो पानी हासिल करती थी, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया। अमला यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा। ताहम कुछ थोड़ा बहुत काम जो है यहाँ पे आगाज़ हुआ है जिसमें नाकाफ़ी दिखाई देता है। ये सारा काम यहाँ पर हरियाली के फ़रोग़ के लिए जो है वो हल्की फुल्की एक्टिविटी दिखाई दे रही है। एक ही आदमी हमको यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस पार्क का अलमिया ये है कि इसके अंदर कचरा कुंडी कायम कर दी गई है और कचरा यहाँ पे जा बजा मौजूद है और यहाँ पर शहरी इलाके कचरा फेंक भी रहे हैं। बताया जाता है कचरा बहुत देर से उठाया जाता है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा, इस पार्क की सूरत हाल कब से है, पहले कैसा था और अब इसमें कुछ काम होता नजर आ रहा है आपको? जी, कराची के अंदर ये तमाम पार्क जो है ना एफबी एरिया ब्लॉक 9 के एक मॉडल पार्क हुआ करते थे। आज मॉडल कचरा कुंडियाँ बनी हुई है ये ना, तो यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं देखता। यहाँ पर फैमिलीज आती थी गर्मी में, दूर दराज से लोग आते थे, बैठते थे, रिलैक्स होते थे, मगर आज तो यहाँ पर कोई मकसद गुजरते हैं तो बदबू की स्मेल से बंदा बेहोश हो जाता है। अच्छा, कोई काम वाम होता हुआ नजर आता है आपको? यहाँ पर कोई अमला नजर आता है? नहीं, अरसा दराज हो गया यहाँ पे कोई काम की कोई एक्टिविटी नहीं है, ऐसी कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना इलाके मकीनों का ना इस पार्क का। सब उजड़ा चमन बना हुआ है, आपके सामने सब रेत ही रेत है। बिल्कुल यही सूरत हाल हमने भी देखी, लेकिन जैसे ही हमने काम का यहाँ पर आगाज किया तो एक माली यहाँ पर जरूर पहुंचा और उसने आके जो है वो कचरे के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया है। फौरी तौर पर हकीकी मायनों में काम करने की जरूरत है और इस पार्क को आबाद करने की जरूरत है ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, कराची में तबलीगी जमात के सालाना इज्तिमा के लिए औरंगी टाउन गुलशन बहार में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल से। जी बिल्कुल, तबलीगी जमात के कराची इज्तिमे की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। 9, 10, 11 और 12 फरवरी को औरंगी टाउन गुलशन बिहार में इसका इनेकाद किया जाता है। बड़ी तादाद में जो शुरका होते हैं इसमें शिरकत करते हैं, न सिर्फ कराची के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बल्कि पाकिस्तान के और दुनिया के दीगर ममालिक से भी यहाँ पर जो शुरका हैं वो शिरकत करते हैं और दीन सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। मेरे साथ मौलाना काशिफ शमसी साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा ज़रा क्या मकसद है इस इज्तिमे का? ये कराची का इज्तिमा है और इज्तिमा का मकसद ये होता है कि सारे आलम के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन सहाबा किराम के तर्ज पे सारी दुनिया के अंदर फैल जाए और लोग जहन्नुम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं और लोगों में मोहब्बतें फैलें, लोगों में दीन तकसीम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल फरवरी में और जैसे मशवरे में तय हो जाए उस हिसाब से यहाँ पर इज्तिमा तय होता है। 3 दिन का ये इज्तिमा है। सारी सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं और आपने जैसे देखा है कि वॉशरूम भी बने हुए हैं, कैंटीन चारों तरफ मौजूद हैं, वॉशरूम चारों तरफ मौजूद हैं, पार्किंग बहुत ज़बरदस्त और शानदार है। तो बाकायदा एक मुनज़्ज़म निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना काशिफ शमशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो जलसा गाह के हवाले से बता रहे थे। कराची का ये इज्तिमा हर साल की तरह इस साल भी गुलशन बिहार में इसका इनेकाद किया जा रहा है और बड़ी तादाद में न सिर्फ मुल्क के दीगर हिस्सों से बल्कि दुनिया से जो शुरका हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और दीन सीखने के लिए इसके अंदर आ रहे हैं। जी, एक्सपो सेंटर कराची में पहली पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारी जोर शोर से जारी है। तफसीलात बताएंगे हबीब खान।
بالکل دیکھیں پاکستان نیوی کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اور کانفرنس کا جو ہے وہ پہلا انعقاد اس بار کراچی کے ایکسپو سینٹر میں ہونے جا رہا ہے، اور ہم اس وقت ایکسپو سینٹر کراچی میں ہی موجود ہیں جہاں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کل سے اس نمائش کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 3 روزہ یہ نمائش ہے جس کا آغاز کراچی کے ایکسپو سینٹر میں ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان نیوی کی جانب سے یہ پائمیک کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہالز میں اس وقت جو ہے وہ جو کام ہے جو اس نمائش کے حوالے سے وہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تمام تر جو سٹالز یہاں پہ سجائے جا رہے ہیں ان پر عملہ موجود ہے، اور تیاریوں کو جلد سے جلد مکمل کر کے اب اختتامی مراحل کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس نمائش میں جو ہے وہ غیر ملکی نہ صرف ڈیلیگیشنز شامل ہیں بلکہ ملکی سطح پر بھی 120 کے قریب جو سٹالز ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، جبکہ غیر ملکی اگر کمپنیوں کی بات کی جائے تو بتایا جا رہا ہے 132 کمپنیوں کے جو سٹالز ہیں یہاں پر لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی سمیت کراچی پورٹ اور کوٹ قاسم کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک کے پورٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی یہاں پہ اس نمائش کا حصہ بنیں گی۔ پاکستان نیوی کی جانب سے یہ اقدامات ہیں، اور اس نمائش کا جو مقصد ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر جو بریفنگ دی گئی ریئر ایڈمرل کی جانب سے ذاکر اللہ جان کی جانب سے، ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں ان معاشی چیلنجز کو نمٹنے کے لیے سمندر جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سمندری اکانومی یعنی بلو اکانومی پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اسی پرپس کے تحت اس نمائش کو جو ہے وہ آج یہاں پر سجایا جا رہا ہے۔ کراچی میں 3 روزہ یہ نمائش ہوگی جس میں کراچی میں نہ صرف B2B ملاقاتیں، جس میں بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں جو ہیں وہ کی جائیں گی، سمندری روٹس اور سمندری ٹریڈس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، بلو اکانومی پہ جو ہے وہ بات کی جائے گی، اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ جو نمائش ہے اس سے جو پاکستانی اس وقت معیشت کو چیلنجز ہیں اس میں جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ 3 روزہ یہ نمائش ہوگی جس کا باقاعدہ طور پر آغاز کل جمعے سے کراچی کے ایکسپو سینٹر میں جو ہے وہ ہوگا، اور اتوار تک یہ نمائش جو ہے وہ کراچی کے اسی ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گی۔ جی، مہنگائی کی بے قابو لہر سے تاجر بھی تشویش میں مبتلا ہیں۔ تاجر رہنما جاوید ناز نے سیاسی رہنماؤں سے نورہ کشتی بند کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ کاوش میمن اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، ڈالر کو آزاد چھوڑنے کے بعد ڈالر 250 کی سطح کو عبور کر چکا ہے، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو تاجر برادری ہے وہ اس سلسلے میں کافی پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کراچی کے معروف تاجر جاوید صدیقی۔ سر، کیا سمجھتے ہیں، تاجر ویسے ہی مہنگائی سے پریشان تھے، اب ڈالر کو جیسے ہی آزاد چھوڑا ہے تو وہ 250 کی سطح عبور کر گیا ہے، کتنی مشکلات آنے والے وقتوں میں دیکھ رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں جی، اس وقت تاجر جو ہے بے انتہا پریشان ہے، اور ڈالر کی مثال میں اس طرح کہوں گا کہ یہ وہ نافرمان اولاد ہے جو کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ باپ کی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں، کہ باپ اپنے اولاد کی جس طرح سے تربیت کرتا ہے وہ اسی طرح چیزیں چلتی ہیں۔ ہماری حکومتوں کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ڈالر کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا انہوں نے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت 5800 سے زائد جو ہے وہ کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں، جس میں گروسریز کے ہیں، جس میں جناب میڈیکل کے ہیں، اور جس میں تقریباً تمامی چیزوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ آنے والے وقتوں میں وہ تباہی و بربادی اللہ نہ کرے جس کو میں اپنے زاویے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آنے والی، جس کو میں شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں یہ کہتا تھا کہ امیر تر ہو گیا اور غریب تر ہو گیا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ امیر بھی غریب تر ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ڈالر کے اوپر کوئی پرسان حال نہیں ہے، حکومت صرف باتیں کرتی ہے، باتیں کرنے کے علاوہ آج تک اس نے کوئی ایک ایسا عملی اقدام بتا دیں جس میں انہوں نے کام کیا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ تاجروں کو اعتماد میں لیں۔ تاجر جاوید صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور تاجروں کو ریلیف فراہم کرے۔ ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس پر اظہار تشویش کیا ہے۔ جی، اور شہر میں دالوں کی قیمت میں 20 سے 25 روپے فی کلو تک کمی ہو گئی ہے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ کراچی پورٹ سے دالوں کے 2000 کنٹینرز ریلیز کیے جا چکے ہیں۔ 48 گھنٹوں میں مزید 1000 کنٹینرز ریلیز ہونے کے بعد دالوں کی سپلائی کافی بہتر ہو جائے گی۔ دالوں میں ماشاءاللہ ابھی کمی واقع ہو رہی ہے، ریٹوں میں 10 روپے سے لے کر 25 روپے کلو تک کا کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ کمی انشاءاللہ اور ہوگی۔ جس طرح ابھی حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے 2000 کنٹینر ابھی ریلیز کیے ہیں، اور 1000 کنٹینر تقریباً 48 گھنٹوں میں ریلیز ہوں گے، جس سے مارکیٹ بھی اسٹیبل ہو جائے گی، اور مجھے رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ اور مزید کمی ہوگی۔ اور ابھی پورٹ پہ ماشاءاللہ الحمدللہ 1,25,000 میٹرک ٹن مال پڑا ہوا ہے، جس میں مسور دال بھی ہے، مونگ ہے، اس میں کالا چنا ہے، اس میں وائٹ چنا ہے، یہ سب چیزیں کم ہو جائیں گی، ریٹ کم ہو جائیں گے۔
TMC ग्राउंड में फर्स्ट JSL इंटर एकेडमी टूर्नामेंट खेला जा रहा है। PIA और KMC एकेडमी के दरमियान मुकाबला जारी है। आपको बताएं कि TMC क्रिकेट ग्राउंड में फर्स्ट JSL इंटर एकेडमी टूर्नामेंट खेला जा रहा है। PIA और KMC एकेडमी के दरमियान मुकाबला जारी है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। आज TMC क्रिकेट ग्राउंड में फर्स्ट JSL इंटर एकेडमी क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है और इस टूर्नामेंट में 8 टीमें जो हैं मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त KMC एकेडमी और PIA एकेडमी के दरमियान मैच खेला जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं PIA क्रिकेट एकेडमी के कोच अब्दुल कयूम, जो कि PCB क्वालिफाइड 2 भी हैं। मैं इस वक्त इनसे बात कर लेता हूं। आप मुझे बताइएगा अब्दुल कयूम साहब, आप जो है PIA क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं, बच्चों में कैसा जो है रुझान पाया जाता है और आप पहले बैटिंग करते हुए जो है मुकर्रर 20 ओवर में 160 रन का टारगेट दिया है, तो क्या कहेंगे बॉलिंग में आपके जो बॉलर्स हैं और जो फील्डर्स हैं वो क्या प्लान बना के ग्राउंड में उतरे कि ये मैच जीत पाएं? मैंने तो सिंपल यही प्लान दिया, अपने टारगेट को हिट करें, विकेट टू विकेट बॉलिंग करें और कोशिश करें उनको कम से कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करने की। क्या कहेंगे ग्रास रूट लेवल से ही जो है क्रिकेट में लोग आते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं और मजीद लेवल खेल के जो है कौमी क्रिकेट टीम में जगह बनाते हैं, तो आपके लोगों का जो क्रिकेटर्स हैं, आपके प्लेयर्स हैं, उनका क्या अज़म है? देखें, जैसे JSL ने इंटर एकेडमी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, उसमें तमाम इंटर एकेडमीज़ को दावत दी है। इस तरह के टूर्नामेंट अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर होना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए बहुत अच्छे मौके हैं और जितना बच्चा ग्राउंड की तरफ खेलता है उसको जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उतना वो जो ना इम्प्रूव होता जाता है और अपने गेम में स्किलफुल हो जाता है। जी देखिए, बिल्कुल ये हमारे साथ जो है PIA एकेडमी के कोच मौजूद थे और इनका ये कहना है कि ग्रास रूट लेवल क्रिकेट ही जो है आगे लेके जाती है प्लेयर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो यहाँ पर आके सीखते हैं और इनकी जो स्किल्स है वो यहीं पर बनती हैं और फिर वो आगे जो है मजीद स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्रिकेट खेलते हुए कौमी क्रिकेट टीम में जगह भी बनाते हैं। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें जो है मद्दे मुकाबिल हैं। मुख्तलिफ एकेडमीज़ की ये टीमें हैं जो कि लीग मैचेस पर यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है। जी, 5th सिंध कॉलेज गेम फेज 2 इंटर रीजन टूर्नामेंट मुकाबलों का आगाज हो गया है। मजीद इस रिपोर्ट में। 5th सिंध कॉलेज गेम फेज 2 इंटर रीजन टूर्नामेंट के मुकाबलों का आगाज हो गया। इवेंट में 6 खेलों के मुकाबलों में आज कराची और हैदराबाद रीजन आमने सामने आई। कराची हॉकी एसोसिएशन में टग ऑफ वॉर का मुकाबला कराची फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज और हैदराबाद लतीफाबाद नंबर 6 गर्ल्स के दरमियान खेला गया। FB एरिया ब्लॉक 15 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ने मुकाबला जीत लिया। FB एरिया गर्ल्स कॉलेज के कोच कहते हैं कि हमारे कॉलेज की लड़कियों ने बहुत मेहनत की है और इन्होंने अभी रीजनल लेवल के ऊपर ये कंपटीशन जीता है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे प्रोविंशियल लेवल पे भी ये कंपटीशन जीतेंगी। फातेह कॉलेज की तालिबात का कहना था कि हम अपने असातिज़ा और कोच के शुक्रगुजार हैं। हमने कराची में पोजीशन लेने के बाद अब सिंध में पहली पोजीशन हासिल की और हम शुक्रगुजार हैं सिंध का, अपने स्पोर्ट्स के टीचर्स का, प्रिंसिपल का कि उन्होंने हमें मौका दिया और हम लोगों ने पहले कराची में फर्स्ट पोजीशन लिया, माशाल्लाह से सिंध में लिए। सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स का, अपने प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस लेवल पर आके हम लोगों ने खेला। फेज 2 में टग ऑफ वॉर मुकाबलों के अलावा हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और थ्रो बॉल के मुकाबले कराए जा रहे हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा मोहम्मद हमाद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने लगने वाले बुक स्टॉल्स पर पुरानी किताबों के दाम बढ़ गए, खरीदार गायब और दुकानदार परेशान हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने मंगल बाज़ार ग्राउंड पर, जहाँ पर जो है वो किताबों के स्टॉल्स लगाए जाते हैं और कम कीमत में यहाँ पर बेश कीमत जो है पढ़ाई लिखाई का ख़जाना मिल जाता है। बड़े से बड़े लिखारियों की किताबें जो है यहाँ पर दस्तयाब होती हैं, लेकिन अगर अब हम देखें इन स्टॉल्स पर तो यहाँ पे जो है वो ख़रीदार शाज़ो नादिर ही नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है? हमारे साथ एक स्टॉल्स के मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि ख़रीदार नहीं दिख रहे, बिल्कुल सुनसान दिख रहा है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह सबसे बड़ी वजह है कि महंगाई यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है हाई साउंड, और महंगाई की वजह से लोगों की ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये तो एक वो सी चीज़ है, पहले आदमी पेट भरेगा, इसके बाद ही ये किताबें ख़रीदेगा। तो मुझे बताइएगा कि कितने सालों से आप ये स्टॉल्स लगा रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए हमें यहाँ पर लगाते हुए। तो पहले महीने में कितनी किताबें बिकती थी और अब कितनी बिकती हैं? पहले तकरीबन 200 किताबें बिक जाती थी, अब यही कि 40-50 किताबें सारे महीने में बिकती हैं। तो कुछ अपील है आपकी हुकूमत के? बिल्कुल लाजिमत अपील है कि आप महंगाई को कुछ कम कीजिए ताकि गरीब आवाम जो है उसका भी फ़ायदा हो सके।
تو دیکھا آپ نے ان کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی بڑھی تو خریدار کم ہو گئے، جہاں پہلے 100 کتابیں بکتی تھیں اب جو ہے وہ صرف 20-30 کتابیں بکتی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے 20 سال سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے اسٹالز لگا رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ خریدار، پڑھائی کا شوق اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن چونکہ قیمتیں بڑی کتابوں کی تو خریدار بھی جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں۔ جی